So I think all of you have joined. So we will going to start the session. So guys, last time, okay, वोटिंग क्लासीफायर, ठीक, देखो ऋषभ, वोटिंग क्लासीफायर होता क्या है, पहले तो उसका बेसिक देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं आपके 3 फ्रेंड्स, ठीक है, तो 3 फ्रेंड्स को कहाँ जाना है, सपोज करो कहीं वेकेशन पर जाना है, और तीनों फ्रेंड की चॉइस यस और नो में है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये मेरा ए फ्रेंड है, ये मेरा बी फ्रेंड है, ये मेरा सी फ्रेंड है। तीनों के पास 2 चॉइस हैं, एक यस चॉइस में आता है और एक नो चॉइस में आता है, सेम वे में। नाउ इसने जो आंसर दिया वो क्या दिया, वो दिया यस आई विल गो। इसने क्या दिया, नो आई विल नॉट गो एट दैट लोकेशन। इसने भी क्या दिया, नो आई विल नॉट गो। तो वोटिंग करेंगे, वोट हुई कि भाई मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ओके। मेजॉरिटी किसकी ज्यादा है, आपने देखा कि सर जीरो की या जीरो क्लास की मेजॉरिटी को 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं और 1 क्लास की मेजॉरिटी को एक ही लोग सपोर्ट कर रहा है। तो जो फाइनल आउटकम आएगा इसमें से क्या आएगा, वो 0। तो वोटिंग क्लासीफायर कुछ इस टेक्निक पे काम करता है। ये क्लियर हो गया? सर यस सर, क्लियर हो गया। लेकिन सर ये मैं पूछ रहा था कि सर जो जैसे आपने कल बताया था, तो सर आपने एक मॉडल बताया था जिसमें सिर्फ डिसीजन ट्री लगवाया था, तो उसका स्कोर आ रहा था हमारा 100%। फिर हाँ। तीन तीन मॉडल उसमें लगाए थे आपने, तो सर उसमें आ रहा था स्कोर हमारा 98%। तो अगर इसमें हम्म। सर हम देखें तो जैसे वोटिंग करें तो ऐसे डिसीजन ट्री का स्कोर 100% हाँ था। और हाँ तो हाँ। मतलब सर ऐसे पर्टिकुलर स्कोर का वोटिंग नहीं करते हम लोग, मतलब पर्टिकुलर वैल्यूज का वोट करते हैं। हाँ, पूरी वैल्यूज का वोटिंग करते हैं, स्कोर का वोटिंग नहीं करते। हर एक एक वैल्यू अपने में वोटिंग करके लाके आपको एक फाइनल आउटकम देगी। अच्छा सर, यही कह रही थी कि मतलब स्कोर का एंड में वोट नहीं करते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं नहीं पर्टिकुलर नहीं, वैल्यू। ओवरऑल का करते हैं, ओवरऑल हर एक पॉइंट का। ठीक है सर, समझ आ गया। तो आज हमारा जो पार्ट है, अच्छा मेरा रैंडम फॉरेस्ट बचा था। चलो हम रैंडम फॉरेस्ट को ना 2 तरीके से देखते हैं। एक तो रैंडम फॉरेस्ट बाय डिफॉल्ट हमें दे रखा है, और एक बैगिंग बैगिंग टेक्निक से रैंडम फॉरेस्ट होता क्या है, मैं आपको दोनों टेक्निक से दिखाता हूँ, ठीक है। सो जस्ट लेट मी गो टू दैट पर्टिकुलर फाइल। और एक्चुअली जो हमारा पार्ट था ना वो ये था कि 3 फ्रेंड है, उन 3 फ्रेंड्स कहीं पार्टी में जाना है, तो उन पार्टी में वोटिंग क्लासीफायर कैसे काम करता है। तो वोटिंग क्लासीफायर ना हर एक बंदे की कंडीशन को देखेगा। ये 0 बोलता है, ये 1 बोलता है, 1 बोलता है, 1 मतलब जाऊंगा, 0 मतलब नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे वोटिंग होगी, किसकी वोटिंग ज्यादा, 1 वाले की वोटिंग ज्यादा। तो फाइनल इंस्टेंस के लिए जो आउटकम आ जाएगा ना वो 1 को बिलोंग करेगा। तो मैं एक्चुअली ये बता, ओके। अब रैंडम फॉरेस्ट की बात हुई, तो रैंडम फॉरेस्ट एंसेंबल टेक्निक का पार्ट है, पर आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंसेंबल टेक्निक में एक मेथड की तरह ही अवेलेबल है आपके पास। तो जरा देख लेते हैं मेथड। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये डेटा है, मीनवाइल इसका मुझे स्ट्रक्चर लेके जाना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड।
I have to find the data. मैं data देख लूँ उसका. मैंने I have deleted the data first. Deleted the data. That's why I'm just finding this data still. Or if not, then I have might kept that particular data somewhere else. There's also a possibility that I have kept that particular data somewhere. Okay, no issue. Anyway, so I have to find this particular CSV. Just a second. It is there only. ठीक है, ये वही है. So let me change the working directory. मैं इसकी working directory change कर देता हूँ. यहाँ तक हमने इसको रन कर लेते हैं. Oh, means I have not pasted that particular stuff down. Just a second guys, let me paste this particular stuff down. चलिए मैंने नीचे कॉपी नहीं करा था इस डेटा को. ठीक है, ये पर्टिकुलर डेटा लिया, उसको यहाँ पे रन करा लिया. पूरा डेटा रन हो चुका है. अब आपके माइंड में आए कि सर एंसेंबल टेक्निक के अंदर ही आपकी रैंडम फॉरेस्ट अवेलेबल है. तो रैंडम फॉरेस्ट को आप दो तरह से कर सकते हैं. एक बैगिंग टेक्निक से कर सकते हैं, एक नॉर्मल रैंडम फॉरेस्ट से डायरेक्ट कर सकते हो. तो डायरेक्ट रैंडम फॉरेस्ट कॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको. sklearn से सेम वे में जैसे डिसीजन ट्री करा था सेम वे में कर लेना है. डिसीजन ट्री तो ट्री के अंदर था, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम sklearn dot ensemble. I have to find the ensemble technique, so I will write ensemble. और ensemble technique के अंदर क्या करूंगा, import random forest. क्लासीफायर. ठीक है, ये कर दिया. अब बस कुछ नहीं करना, मॉडल बनाने हैं. मॉडल किसका बनाओगे, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का बनाओगे. मॉडल आपने इसका बनाया, पेस्ट एंड सो ऑन. अब इसके अंदर देखो कई सारी कैटेगरीज है. रैंडम फॉरेस्ट में आपको गिनी कौन सा रखने हैं, क्राइटेरिया क्या रखना है, गिनी रखना है, इन्फॉर्मेशन गेन रखना है एंड सो ऑन. चेंज भी कर सकते हो. ये लिया आपने, ये रन कराया, और फाइनली आके आपने कर क्या दिया, मॉडल हो गया. मॉडल को फिट ही तो कराना है. मॉडल डॉट फिट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और वाई अंडरस्कोर ट्रेन, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, और फाइनल में क्या दे देना है, वाई अंडरस्कोर. फ्रॉम sklearn dot, now you have to go for matrix import accuracy score comma confusion underscore matrix. ठीक है, ये लिया आपने, इसको प्रिंट करा. किस बेसिस से प्रिंट करा आपने, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंट्रोल सी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया. इसके अंदर दे दिया क्या, y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट. प्रिंट
आपने यहाँ पे क्या दे दिया, ये लिया, एक्यूरेसी स्कोर ले लिया यहाँ पे, और इस वाले को क्या करा आपने, रन कर दिया। यहाँ से कर लिया पूरे पार्ट को कॉपी, ये तो कॉमन रहने वाला है, और इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। भाई सारी टेक्निक है, जैसे आपने फाइन ट्यूनिंग करी वो तो अलग बात है, अब ये रैंडम फॉरेस्ट का पार्ट है, करना तो इसमें भी वही सारी चीजें रहेंगी, और फाइनल रन करा दिया। एक्यूरेसी सी कितनी आई देखिए जरा, इसकी एक्यूरेसी 88% आई, नियर अबाउट, लेस देन डिसीजन ट्री, बट अब लेस देन डिसीजन ट्री है, बट ये एक्यूरेसी काफी कंफर्म्ड है। कंफर्म मतलब यार ये एक्यूरेसी फॉल्स नहीं हो सकती, भाई ये एक्यूरेसी ठीक है, we can say this particular accuracy is a okay, good one. This point is clear. Clear guys? Okay. तो जैसा कि हमने ये देखा, अब हम क्या किस पार्ट को देखेंगे, हम देखेंगे अपना टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। तो हम चले टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। And guys, actually I just want to tell you that it is a power cut in my area. Okay. So actually my laptop is also not charged and the light is still not there. I don't know when it will come. It is happening today. It was not yesterday. So if my session is going to terminate, I will inform you. But when the electric supply will be okay, your classes will be resumed. ठीक है, ये मत सोचना कि अभी जल्दी एंड हो गया तो स्टार्ट नहीं होगा, नहीं, ऐसे आएगी। आई विल स्टार्ट, आई विल एंड माई सेशन टुडे, जितना मुझे करवाना था। ओके नाउ, अब जैसे आपको जब कभी भी टेक्स्ट की बात हो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की हो, तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आपके लिए क्या होता है, सबसे सबसे मेजॉरिटी वाला क्या होता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में? ये आपके माइंड में है सर, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करा है हमने, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आप क्या करेंगे? आपके माइंड में कुछ आएगा ना, टेक्स्ट वाली फाइल को कैसे डील करते हैं। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जरा ये देखिए जरा। मैंने आपको एक फाइल शेयर भी करी थी स्पैम नाम से, आपने उसको ओपन करके देखा भी होगा। तो जैसा कि करके ये डेटा है मेरे पास, ये इट इज अ CSV फाइल, ये एक CSV फाइल है। आप इसको देखिए जरा, CSV फाइल को। जरा ये देखिए, आपके पास मेल आते हैं तो मेल में यार कुछ कुछ अच्छी चीज भी होती है, कुछ बुरी चीज भी होती है। तो मेल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हैम और एक होते हैं स्पैम। स्पैम मतलब जो आपको चीट करने की काम करते हैं, हैम मतलब जो आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हैम और स्पैम में आपको फिल्टर आउट करने कौन सा मैसेज हैम में गया, कौन सा मैसेज स्पैम में गया। तो वो आप कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? जैसे कि अगर मेरे को सबसे पहले काम करना है तो मेरे को पहले डेटा को, जो मेरा टेक्स्ट है उसको न्यूमेरिक में चेंज करना पड़ेगा। अब सिंपल टेक्स्ट को न्यूमेरिक में चेंज कैसे करूंगा? तो उसके लिए यूज करते हैं हम काउंट वेक्टराइजर, TF-IDF, टोकनाइजर, और ये काम करता है बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल पे। कौन सा हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है? बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल, जो कि आपकी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होती है, वो आपकी वर्क करती है ऑन बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल पे वर्क करती है। नाउ अब बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल पे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वर्क कर रही है, तो इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कि पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमें डेटा लेके आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल से, आई विल रीड माय डेटा। now data is not in that particular file. Okay, if data is there it will read, if not it will provide me an error. Okay, it has not provided me an error, डेटा ये आ गया।
आप इसको CSV मोड में भी ऑन कर सकते थे। एक्चुअली जिस फाइल को मैंने रीड करा था वो CSV में नहीं थी, वो एक टेक्स्ट फाइल थी, तो मैंने टेक्स्ट फाइल को इस तरह से रीड कर लिया। बट जो CSV है तो आप उसको डायरेक्ट CSV में ले सकते हैं। और देखो यहाँ पे मेरे पास डेटा मेरे पास अवेलेबल हो गया, जो दो कैटेगरी में है, एक तो लेबल है और एक उनके मैसेजेस है। अगर डेटा नहीं दिख रहा हो तो लेट मी जूम दैट, आई एम गोइंग टू जूम दिस पर्टिकुलर स्टफ। तो देखिए एक लेबल है और एक मैसेजेस का डेटा होगा। ओके, नाउ यू कैन सी, एक आपके पास लेबल आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, मैसेजेस आ रहा है। ओके, नाउ just a second, light has been resumed, just let me plug in my system. Okay, now you have two categories. Okay guys, अब देखो आपको क्या करना है, आपने कहा सर हम क्या करते हैं, हम मैप कर लेते हैं। अब एक और टेक्निक है, किसी भी उस तरह के डेटा को, किस तरह के टेक्स्ट टाइप के डेटा को आपको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने की, एक होता है डेटा फ्रेम लेबल मैपिंग। One of the most important technique is data frame label mapping. So what is data label mapping actually looks like something like this. जैसे suppose करो आपके पास एक data frame है and you say d equal to ed dot data frame, और इसके अंदर आपने कहा कि मेरे पास कुछ लेबल है, लेबल है, मैंने कहा मेरे पास कुछ कोर्स दे रखे हैं, कोर्स मतलब दे रखा है बीटेक, मेरे पास दे रखा है बीएससी, मेरे पास दे रखा है एमटेक, डिप्लोमा एंड पीएचडी। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे गाइस सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव है कि यार इसको लेवल में मैप करना है। तो या तो आप खुद से सारे एक लेवल बनाओ, बट वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम क्या ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, हम क्या लेके चलते हैं, हम ये लेके चलते हैं कि यार खुद से बनाना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है इनको लेवल में करने के लिए। बट फिर भी अगर आपके माइंड में, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसमें दो ही लेके चलता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये दो लेवल दे रखे, ऐसे मेरे पास 50-60 हजार लेवल है, तो अब अगर 10 कैटेगरी के लेवल हुए तो 10 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मेथड होता है डेटा फ्रेम डॉट लेबल डॉट मैप, ये एक मेथड होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने लेबल होते हैं ना, उनको आप क्या कर सकते हो, एक जैसे बीटेक को 1 कर दिया, बीएससी को 0 कर दिया। जैसे मैंने कहा बीटेक, इसको की है, इसकी वैल्यू दे दी 1, कॉमा बीएससी ये की है, इसकी वैल्यू क्या दे दी 0, ऐसी सो ऑन। तो इस तरह से क्या होता है, आप मैप कर सकते हैं। तो सेम वे में जो मैपिंग यहाँ पे बोल रहा हूँ वो यहीं पर करी गई है। उनने कहा कि यार जो कॉलम्स हैं, अगर आप देखो डेटा फ्रेम के अंदर जो लेबल है डॉट हेड, जरा देखो क्या आ रहा है, हैम और स्पैम आ रहे हैं। मुझे इन हैम और स्पैम को क्या कन्वर्ट करने हैं, लेबल्स में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, लेबल मैपिंग यूज करी, और लेबल मैपिंग यूज करने के बाद हैम और स्पैम को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 0 और 1। मैं काम करता हूँ, मैं इसको ये कर देता हूँ, यार ये देख लो गाइस, चेंज हो गए हैं लेबल के थ्रू 0 और 1 में। 0 मतलब आपका हैम है, स्पैम मतलब 1 है। हैम मतलब 0 में कोई इफेक्ट नहीं हुआ आपके सिस्टम पे, 1 मतलब आपके सिस्टम पर इफेक्ट हुआ है। मेन ऑब्जेक्टिव है कि सर हम एक काम करें, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा यहाँ पे x कौन होगा और सर हमारा यहाँ पे y कौन होगा। यार सिंपल सी बात है, आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रिडिक्ट और टू फिल्टर आउट स्पैम एंड हैम कैटेगरी
भाई आपको ये प्रिडिक्ट करने हैं। इसके बाद क्या करोगे आप, एक्स के अंदर क्या रखना पड़ेगा, एक्स में वो सारी कैटेगरीज रखनी होगी जो हमें या जिनके बेसिस पे प्रिडिक्ट करने हैं। तो एक्स में क्या जाएंगे सारे मैसेजेस, वाई में क्या जाएंगे जिनके बेसिस पे कर रहे हैं, किसके, जो बेसिस के बाद आउटकम आएगा। आउटकम कैसा आएगा, या तो आउटकम में आएगा ट्रू, सॉरी यहाँ पे आएगा स्पैम, या फिर क्या आएगा, हैम आएगा। तो इस तरह से हम डील कर सकते हैं। नाउ अब अगर आपको जो हैम और स्पैम है वो तो दो कैटेगरी के थे, तो आपने उनको इजीली क्या करा, कन्वर्ट कर लिया, आपके पास कोई एरर नहीं आया, आप टेंशन फ्री थे। बट जो मैसेजेस है, जरा एक बार इधर भी ध्यान दे लो। एक सेकंड, और डेटा फ्रेम के अंदर किस वे में ले रखा है, जस्ट अ सेकंड, df डॉट हेड, आई विल टेक df डॉट हेड। ओके, एसएमएस मैसेज है। जरा ये देखिए, ये मैसेजेस दे रखे हैं, आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, इन मैसेजेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। किस में करना, टेक्स्ट में। तो कैसे करोगे उसकी इंटरमीडिएट स्टेज की हम बात करते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल। और बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल काम कैसे करता है, बहुत आसान है, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। सबसे पहले इधर आइए, देखो मैं आपको इंटरनल वर्किंग करा रहा हूं, ये आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये इंटरनल वर्किंग के लिए बस, और किसी चीज के लिए नहीं है। मैं पूरी फाइल ही दे दूंगा आप लोग को, डोंट वरी, ये पूरी फाइल ही दे दूंगा, तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने 3 पैकेजेस मॉड्यूल्स इंपोर्ट करे, एक होता है पी प्रिंट, एक होता है स्ट्रिंग, और एक होता है काउंटर जो फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे मेरे पास ये डेटा दे रखा है, दिस इज माय डेटा, एक डॉक्यूमेंट्स नाम से मेरे पास एक डेटा दे रखा है। और आप जानते हैं जब हम बोलते हैं या जब हम स्पीच करते हैं, किसी से, किसी बंदे से डिबेट करते हैं, या हमारे कोई मैसेजेस लिखता है, तो उसमें कोई लोग अपर वर्ड में लिखता है, लोअर वर्ड में लिखता है। अब पाइथन कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है, और आप पाइथन में क्या कर रहे हो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हो। तो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता कि हमें हर एक वर्ड को लोअर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जैसे सपोज करो अगर मेरे पास ये 2 वर्ड दे रखे हैं, देखना जरा, मेरे पास ये 2 वर्ड दे रखे हैं, हेलो, 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 अब जरा मुझे ये बताओ यहाँ पर कितने सारे वर्ड हैं, क्या यहाँ पे एक ही वर्ड है हेलो, या यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स अवेलेबल है। जरा सोच के बताओ गाइस, क्या पाइथन इनको सिंगल हेलो में कन्वर्ट करेगा या सबको अलग अलग हेलो कंसीडर करेगा। अकॉर्डिंग टू पाइथन डिफरेंट वर्ड, यस। इसी के लिए क्या करना है, अच्छा अगर मैं सबको स्मॉल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूं तो सबको सिंगल कंसीडर करेगा। तो सेम वे में मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर सबको क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर दे रहा हूँ सिंगल वर्ड में। कैसे कन्वर्ट कर दे रहा हूँ सिंगल वर्ड में, जरा ये देखो, मैंने क्या बनाई, एक लोअर डॉक्यूमेंट नाम की एम्प्टी लिस्ट बनाई। मैंने क्या बनाई, एक लोअर डॉक्यूमेंट नाम की एम्प्टी लिस्ट बनाई, और उस एम्प्टी लिस्ट में क्या करा, अपेंड करा दिए सारे आई को, किसमें, लोअर में। अब देखो आई जब चलेगा तो आई से ये आएगा पूरा का पूरा, और इस स्टेटमेंट के अंदर हर एक वर्ड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लोअर में। तो जब मैंने इसको रन करा और जब मैंने इसको प्रिंट करा, तो देखो हर एक वर्ड लोअर में कन्वर्ट हो गया। आप कंपेयर कर सकते हो, हर एक वर्ड को लोअर में कन्वर्ट हो चुका है।
पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि भाई सेंटेंस में कोई इशू नहीं आया तो सबको लोअर में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद आप जानते हो पंचुएशन नाम की चीज होती है। पंचुएशन मतलब, अब आपने कभी पंचुएशन, अब बहुत सारे लोगों को पंचुएशन में डिफिकल्टी होती है, पंचुएशन होते क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो हमने मेथड इंपोर्ट करा था ना, स्ट्रिंग वाला, जो हमने स्ट्रिंग मेथड इंपोर्ट करा था, वो हमें पंचुएशन रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन, देखो यहाँ पे जैसी मैं प्रिंट करता हूँ पंचुएशन को, देखो सारी पंचुएशन आ गई। अगर इस तरह के कोई भी कॉमा, इन्वर्टेड, ब्रैकेट कहीं लगे हैं किसी सेंटेंस में, तो वो पंचुएशन है। हमें क्या करना है, उनको रिमूव करना है। तो पंचुएशन रिमूव करने के लिए मैंने क्या लिया, मैंने एक नेस्टेड लिस्ट यहाँ पर, या कॉम्प्रिहेंसिव एरे मैंने यहाँ पर ले रखी है। जरा कॉम्प्रिहेंसिव एरे है ये, इस कॉम्प्रिहेंसिव एरे को आप समझने की कोशिश करें। तो कॉम्प्रिहेंसिव एरे को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या करा, आपको देखो समझने नहीं है, ये बैकएंड है, बस ये बैकएंड है, इट इज नॉट द एक्चुअल वर्किंग, ये बैकएंड। एक्चुअल वर्किंग में तो बस एक मेथड लगाने और वो पूरे के पूरे डेटा को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, वह ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। देख, जैसा कि ये है, मैंने पंचुएशन रिमूव करने वाली एक एम्प्टी लिस्ट बनाई और लूप चल रहा है किसके ऊपर, लोअर केस वाली लिस्ट पे। उसके बाद मैंने क्या करा, जो पंचुएशन वाला डॉक्यूमेंट है वो नेस्टेड लिस्ट में आएगा, और नेस्टेड लिस्ट वाली में क्या हो, अपेंड हो, कैसे हो, फॉर जे इन आई कौन सा होगा, नेस्टेड लिस्ट, कौन सा, लोअर केस में। अगर वो जे पंचुएशन नहीं है तो कौन सी वाली में डाल देना, इस वाली के अंदर भेज देना, सिंपल सी बात है भाई। अगर एक लूप चलाया और लूप बता दिया कि पंचुएशन में नहीं हो, तो क्या करना है, इस वाली लिस्ट में ज्वाइन करा देना। ज्वाइन क्यों करा देना, ज्वाइन इसलिए करा देना क्योंकि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग मेथड्स की यूज कर रहा हूँ ताकि मेरा सेंटेंस क्रिएट हो जाए। मैंने इसको रन करा तो देखना इसमें से सारे पंचुएशन वाले वर्ड हट चुके होंगे। देखो इसमें से सारे पंचुएशन हट चुके हैं जो कि ऊपर पंचुएशन दे रखे हैं। अगर आप पंचुएशन नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पंचुएशन होते तो सारे के सारे क्या होते, रिमूव हो जाते। उसके बाद क्या करना है, मुझे हर एक वर्ड को ब्रेक करना है। तो आप जानते हैं हर एक वर्ड को ब्रेक करना है, तो एक पर्टिकुलर सेंटेंस को ब्रेक करना है तो कैसे कर सकते, स्ट्रिंग का स्प्लिट लगा दो। तो यहाँ पर क्या लगा, आई डॉट स्प्लिट यूज कर रखा है मैंने, कहां से, जहां पर स्पेस मिले वो डॉक्यूमेंट को कहा, इस पर्टिकुलर वाली लिस्ट में अपेंड करा दो। तो जब यहाँ करा तो देखो हर एक वर्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया होगा, देखो यहाँ पे हर एक वर्ड ब्रेक हो चुका है। जब हर एक वर्ड ब्रेक हो जाता है उसके बाद क्या करना है, वो वर्ड कितनी बार अकर कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं पूरे डेटा में। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या, काउंटर यूज करा। काउंटर एक मॉड्यूल है, काउंटर यूज करा, और काउंटर यूज करने के बाद पी प्रिंट यूज करा फ्रीक्वेंसी प्रिंट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई कि इस वाले सेंटेंस में हेलो एक बार अकर कर रहा है, हाउ एक बार अकर कर रहा है, आर एक बार अकर कर रहा है, यू एक बार अकर कर रहा है। बट सेकंड वाले सेंटेंस में विन 2 बार अकर कर रहा था, मनी एक बार कर रहा है, फ्रॉम एक बार, एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। जब फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेता हूं उसके बाद क्या करूंगा, फीचर को एक्सट्रैक्ट कराऊंगा। तो गाइस आपको ये सब काम कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम हमारा कौन कर देता है, काउंट वेक्टराइजर या फीचर एक्सट्रैक्शन कर देता है। तो sklearn मॉड्यूल में अगर आप टेक्स्ट पे काम कर रहे हो तो आपको काउंट वेक्टराइजर या TF-IDF टोकनाइजर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस दो तरह के टोकनाइजर होते हैं, एक TF-IDF होता है और एक कौन सा होता है, काउंट वेक्टराइजर। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो TF-IDF है, काउंट वेक्टराइजर आप किसी से भी जा सकते हो। तो जरा मैं काम करता हूँ, मैं काउंट वेक्टराइजर से चलता हूँ। तो जरा देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट
इंपोर्ट काउंट वेक्टराइजर, इसको इंपोर्ट कर लिया। उसकी क्या बनाई मैंने, अब देखिए जो ऊपर करा ना डॉक्यूमेंट वाला, वही सेम काम ये करके देगा आपको, तो आपको इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या करा मैंने, काउंट वेक्टराइजर का क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। अब काउंट वेक्टराइजर में मैंने क्या करा, फिट कराया। फिट क्या कराया, डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट फिट कराया, उसके बाद क्या करा मैंने, आउटपुट लेने के लिए आपको क्या करना है, डॉट फीचर्स नेम एक्सट्रैक्ट करना है। तो फीचर नेम एक्सट्रैक्ट कर लिए, देखो यहाँ पे सारे फीचर निकले जो हमने इतने बड़े, मतलब पहले लोअर केस में कन्वर्ट करा, उसके बाद हमने किस में कन्वर्ट करा, उसको पंचुएशन रिमूव करे। पंचुएशन रिमूव करने में हमने उसके स्प्लिट कराया, स्प्लिट के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करी, और यहाँ पे देखो डायरेक्टली उसने क्या करा, उसने पूरे वर्ड जो डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट है, अब ये कौन सी डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट है, ये हमारी एग्जाम्पल वाली है, देखो जरा ये वाली थी वो, यही है कि नहीं है, ये इस लिस्ट का आपको फंडामेंटल वर्किंग बताइए। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको 1-0 में कन्वर्ट करना है, मतलब स्पार्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं काउंट वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करूंगा, किसको, डॉक्यूमेंट वाले को, क्योंकि डॉक्यूमेंट वाला मेरा किस में कन्वर्ट हो गया है, इस वाले ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। उसको किस में कन्वर्ट करूंगा, टू एरे में। तो डॉक्यूमेंट की जब एरे प्रिंट करी तो देखो आउटपुट आपका ये आया। अब आप कहोगे सर ये डॉक्यूमेंट के एरे में आउटपुट ये कैसे आया, तो चलो मैं आपको कंपेयर करा देता हूं ये कैसे आया। भाई सिंपल सी बात है, जरा यहां पर देखना क्या लिखा, हेलो, ठीक है। और जरा इस वाले, अब देखो देखो दो चीजें आपको कंपेयर करनी है गाइस, एक तो ये करना है ये वाली लिस्ट, ठीक है, और एक ऊपर वाले से करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ऊपर वाले जो ये ब्लॉक है ना, इसको कर लेंगे कॉपी। जस्ट अ सेकेंड, मैं भी फंडामेंटल के लिए आपको कॉपी करवा देता हूँ, और यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि वर्किंग आपको समझ में आ जाए। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, हम इस डॉक्यूमेंट एरे को भी कॉपी कर लेते हैं। और पहला जो स्टेटमेंट है मैं उसको भी ले लेता हूं, जैसे ये, अब जानते हैं पंचुएशन तो रिमूव हो ही गया होगा, तो ये तो आने आने से रहा। अब इसमें कितने वर्ड हैं, सिंपल सी बात है, इसमें 4 वर्ड है, ठीक है। अब जरा सिंपल सी देखिए, यहाँ पर क्या है, हेलो, ठीक है। तो इनपुट में क्या आएगा, जरा यहाँ पर देखिए, ये एक एरे है। अब आपकी ये वाली जो एरे है, ये पर्टिकुलर जो एरे है आपकी, इस वाले के अकॉर्डिंग क्या बनती है, ये एरे बनती है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर है, क्या इस ब्लॉक के अंदर आर है, हाँ है, इसलिए इस पहली पोजीशन पे क्या हो गया, 1 हो गया। जबकि इसके अंदर कॉल नहीं था तो 0, फ्रॉम नहीं है तो 0, हेलो है, हाँ है, तो उसके बाद हेलो वाले के लिए यहाँ पर, उसके बाद हाउ है, होम नहीं है, हाउ है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद बाकी सारे नहीं है, यू है, तो यहाँ पर क्या मिल गया, ये। तो इस तरह से ये क्या बनाती है, एरे में कन्वर्ट करती है। किसी को ये एरे समझने में कोई डाउट, एनीबॉडी, एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, या ये फॉर्मेट समझने में कोई डाउट कि सर ये फॉर्मेट नहीं समझ में आया। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। ओके, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जो हमारा मेन है ना, मैं उसी को कॉपी करता हूँ, देखो जिसको आपको समझना है ना, मैं उसी को कॉपी करता हूँ। ये आपका एक टेक्स्ट दे रखा था, जैसे ये आपका एक टेक्स्ट दे रखा है, ठीक है। इस टेक्स्ट में से मुझे क्या लेके आना है, मुझे इसका एक एरे बनाना है,
तो मैं उस पर्टिकुलर को एरे कैसे बनाऊंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये है, ठीक है। तो आपने कही सर ठीक है आपका ये ऑब्जेक्टिव है, ओके वी डू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या करा, एसक्यूएल से फीचर एक्सट्रैक्शन में से काउंट वेक्टराइजर इंपोर्ट कर लिया और काउंट वेक्टराइजर के अंदर फिट कराया डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट को फिट कराने के बाद मैंने इसके फीचर्स निकाले, फीचर्स में मेरे पास ये आए, मतलब जो ऐसे वेरिएबल थे जो सिंगल टाइम अकर कर रहे हैं, और जितने भी इररेलेवेंट चीजें होती जैसे द, देयर, सारे पंचुएशन वो सब रिमूव हो चुके हैं, सारे के सारे कैपिटल लेटर में आ चुके, स्मॉल में आ चुके हैं, और सारे के सारे वर्ड सेपरेट हो चुके हैं। उसके बाद मेरा जो कॉर्पस है मुझे उसके अकॉर्डिंग एरे बनाने हैं, तो मैंने क्या बनाई, एरे बनाई। अब जो एरे आई है यहाँ पे वो ये आई है, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जरा सिंपल सी बात सोचो, आपने कहा सर मुझे इस पर्टिकुलर वर्ड को, इस पर्टिकुलर लाइन को एरे में कन्वर्ट करने, तो वो एरे में कैसे कन्वर्ट हुई होगी, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हुई होगी। क्यों, कैसे कन्वर्ट हुई होगी, क्योंकि इस वाले से उसने सारे के सारे क्या लिए होंगे, फीचर्स लिए होंगे। फीचर कौन से जरा देख लो, मैं इसको रन करा देता हूं, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये सारे फीचर्स हैं। मैं इन फीचर्स को भी बिल्कुल सेम वे में यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक एरे है और उस एरे में ये मेरे पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं काफी सिस्टमैटिक में। अब जरा आपको ये देख के बताना है कि जरा अगर मेरे पास ये एक ब्लॉक दे रखा है, ये एक लाइन है, मुझे इस लाइन को करना है किसके अंदर, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस लाइन को। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा क्या हेलो, क्या ये वाला जो वर्ड है क्या वो इस एरे में आकर करा है, हाँ करा है, बट उससे मुझे ये मतलब नहीं है, इस फॉर्मेट में नहीं देखूंगा। मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि जो मेरा ये फीचर एरे आई, फीचर एरे कौन सी है आपकी, फीचर एरे ये वाली एरे, क्या इसमें जो ये वाला वर्ड है क्या वो इसके अंदर अकर करा है, अगर करा हो तो यहां पर लिख देना 1। अगर ये वर्ड इसके अंदर अकर नहीं करा हो तो एरे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कोई डाउट इसमें, एनी डाउट इन दिस? ओके, सर अब हमारा सर ऑब्जेक्टिव एक क्या है भाई, हम तो अपना किस पे काम कर रहे हैं, हमारा तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है। कौन सा वाला डेटा, ये वाला डेटा, तो हम अपने डेटा को कर लेते कॉपी और उस पर अपने अकॉर्डिंग क्या लगा लेंगे, फीचर एक्सट्रैक्शन। ये मेरा डेटा है, ये मैंने डेटा यहाँ से कॉपी कर लिया, ये मेरा डेटा कॉपी हो गया, मैंने डेटा को रन कर लिया, ठीक है। आफ्टर रनिंग दिस पर्टिकुलर डेटा मैंने फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए क्या करा, हाँ एक चीज और थी, आपने एरे तो यहाँ पे बना ली थी, आपने यहाँ पे एरे बना ली थी, ठीक है। एरे के बाद हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, एरे के बाद मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें 2-3 चीजें और करनी है। 2-3 चीजें जैसे मुझे हर एक के फीचर के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स देखो ये आ गई बन के। भाई पहले तो एरे आई थी ना, अब ये फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स आ गई। को मतलब दो का मतलब वहां पे 2 बार हेलो प्रिंट हुआ है, मतलब 2 बार हेलो ऑलरेडी आकर कर चुका है। जहां पे 2 डिफाइन कर रहे हैं ना, उसका मतलब है उस सेंटेंस में 2 बार हेलो आया है। जरा ऊपर आप देख लो कॉर्पस को, यहाँ पे देखो हेलो हेलो आ रहा है ना, हेलो एंड हेलो, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर लाइन में आपका 2 बार टेक्स्ट हेलो आया है, इसलिए देखो यहाँ पर क्या हुआ, 2 बार यहाँ पर हेलो की जगह 2 टाइम्स इसने लिख दिया है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद जो आपकी एरे आई थी वो एक सिंपल एरे थी, उसमें ये नहीं लिखा था कि कौन से वाले को आर है कौन सा वाला हेलो है।
तो देखो मैंने क्या करा, मैंने उनको लेबल भी दे दिया। लेबल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, उनको एरे को लेबल डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे जरा देख लो, ये आपकी जो एरे कन्वर्ट हुई वो सही है कि नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स है वो सही है या नहीं है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड कि जैसे ये आपके पास ये ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, तो हमारा जो एरे थी हमारे पास ये दे रखा था, मेरे पास ये एक एरे दे रखी थी। अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे टीएफ आईडीएफ लेने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ से एक ये पार्ट कॉपी कर लिया पूरा, मींस मैंने क्या करा, मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा अपने डेटा को। एक लिया एक्स और वाई में, तो मैं यहाँ पे एक्स और वाई ना सेपरेट करके मैं इसके अंदर भी सेपरेट कर सकता हूँ। देखो मैंने इसके अंदर ही सेपरेट कर लिए, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होगे, यहाँ पर इसके अंदर भी सेपरेट कर सकते हो। कैसे, डेटा फ्रेम के अंदर एक्स ले लिया और डेटा फ्रेम के अंदर वाई ले लिया, क्योंकि दो ही कॉलम थे तो आप इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट 75 और 25 का रेशियो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, मैंने इसको लिया और स्प्लिट करा दिया। स्प्लिट कराने के बाद मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मेरा ट्रेन और टेस्ट में कितने आएंगे, तो आपको पता ही है ट्रेन और टेस्ट में कितने आएंगे, ठीक है, तो वो करने की जरूरत तो बची नहीं है। अब आपका क्या करना है, आपको काउंट वेक्टराइजर को फिट और ट्रांसफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से इतने पार्ट को कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट। मैंने क्या करा, मैंने x डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करा, कौन से वाले को, ट्रेन वाले को। तो ट्रेन वाले डेटा को जब वेक्टर में कन्वर्ट करा, स्पार्स मैट्रिक्स में ले गया, तो जब ट्रेन वाले को मैं प्रिंट करके देखा, तो जो ट्रेन वाला आउटपुट आया वो कितना आया, वो एक एरे आई। एरे मतलब स्पार्स मैट्रिक्स आई। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, स्पार्स मैट्रिक्स मतलब जो कंप्रेस हुई 10 में हो गई, जिसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, 55,209। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने जो एक्स टेस्ट है उसको भी क्या करा, ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक्स टेस्ट भी ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि मेरे को जो फाइनल आउटपुट देना था वो किस में देना था, वो एरे में देना था। या तो आप ऊपर वाले मेथड को फॉलो कर लो या आप नीचे वाले मेथड को फॉलो कर लो। देखो गाइस, ये आपके ऊपर है, आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर मैंने यूज करा बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। मैंने ये लिया बाइनोमियल क्लासिफिकेशन प्रिडिक्ट करने के लिए, ये कॉपी कर लिया। और बाइनोमियल में कौन सा लिया, नेव बाइस, मल्टीनोमियल, गॉसियन नेव बाइस भी कर सकते थे। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं मल्टीनोमियल नेव बाइस, आप गॉसियन भी यूज कर सकते थे। ये मॉडल लिया और मॉडल को मैंने क्या करा, फिट कराया। मॉडल फिट हुआ, मॉडल फिट होने के बाद मैंने क्या करी, इसकी एक्यूरेसी चेक कर ली। तो एक्यूरेसी यहाँ से क्या आ गई, एक्यूरेसी यहाँ से ले लिया और एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स ले लिया। तो यहाँ पे आया, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। अब यहाँ पे देंगे क्या, यहाँ पे देंगे y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा प्रेडिक्शंस। और यहाँ पर मैं करूंगा प्रिंट कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स, यहाँ पे लूंगा y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा प्रेडिक्शंस। Now what it is saying, it is saying accuracy score, स्पेलिंग में दिक्कत होगी। एक्यूरेसी 98% एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज दिस। इसका मतलब हमारा मॉडल 98% सही है, बताने के लिए कि जो हमारे आने वाला चीज होगी वो हैम होगा या स्पैम होगा। तो जैसे कि मेरे पास ये एक एरे दे रखी थी,
यहाँ पर मेरे पास ऊपर भी तो एक एरे दे रखी थी ना वर्ड वाली, ये एक एरे दे रखी थी ना वर्ड वाली, तो अगर हम इसको भी टेस्ट कराना चाहते हैं हम इसको भी टेस्ट करा सकते थे फ्रीक्वेंसी वाले। फ्रीक्वेंसी मतलब टेस्ट वेरिएबल में, तो ट्रेन तो आपने सारे डेटा पे कर ही दिया। अब हम एक काम करते हैं, हमने जो मॉडल बनाया हम उसको टेस्ट करके देखते हैं। हम उसकी टेस्टिंग करते हैं ऑन द गिवन डेटा। हमारे पास डेटा क्या गिवन है, हमारे पास ये डेटा गिवन है, जैसे हमारे पास ये वाला डेटा गिवन था। मैं काम करता हूं, मैं डेटा से ज्यादा बेटर होगा, मैं जो मेन फाइल है ना, मैं मेन फाइल में से कोई 2-3 लाइन ले लेता हूं, हम उनको क्लासिफाई करके देखते हैं। जस्ट अ सेकंड, get deleted and I have taken this particular stuff. ये जो लाइन है, इन लाइंस को हम एक काम करते हैं, टेस्टिंग वाला फेज हमारा ये है ना, ये टेस्टिंग का है। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ प्रिंट लिख और यहाँ पर मैं देता हूँ मेरा टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में ये एरे में दे रखा है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये ओवर हो गया, कॉमा, सेकंड वाला यहाँ पर ओवर हो गया, थर्ड वाला यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और ये यहाँ पे एंड सो ऑन। तो आप जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा बेसिकली टेक्स्ट बन चुका है। यस और नो, यहाँ पर ये मेरा टेक्स्ट बन चुका है। मैं काम करता हूँ, मैं इसमें ये टेक्स्ट बन चुका है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर हम क्या लगाते हैं, काउंट वेक्टराइजर लगाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, भाई हमारा मॉडल तो तैयार है, हम एक काम करते हैं, इस वाले को लेते हैं कॉपी, इस वाले को यहाँ पे कॉपी ले लेते हैं और इसको यहाँ पर कर देते हैं ये। ठीक है, अब आप जानते हो कि जो आपकी जो फाइनल एरे थी वो कैसी, वो 2D एरे होगी या तो स्पार्स मैट्रिक्स होगी। तो हम इसको भी स्पार्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, टेक्स्ट, और इसको कर लेते हैं हमारा x_test। ठीक है, ये लिया पूरे को और मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट हो गया। नाउ what I am doing, I am just trying to predict that particular stuff, so I am going to say prediction वाला लिया और ये पार्ट लिया prediction वाला, Ctrl+C, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब प्रिडिक्शन वाले में देने टेस्ट, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देते हैं x_test। मैंने इसको लिया, रन कराया, ये प्रिडिक्शन हुए और मैंने प्रिंट करके देखा क्या, प्रिडिक्शन वाले, मेरा फाइनल आउटपुट क्या आया। फाइनल आउटपुट क्या, एक सेकंड, फाइनल आउटपुट मेरा कुछ ये बन रहा है 0 0 1। ठीक है, इसका मतलब क्या, उसने पहले वाले को क्या करा, ये स्पैम नहीं है, हैम है, तो हम कैटेगरी से भी देख सकते हैं ये हैम है। यस, ये हैम है, जरा यहाँ पे आप कंपेयर कर लो। भाई ये हैम है पहला, दूसरा स्पैम है, तीसरा स्पैम है। पर हमारे मॉडल ने क्या करा, हमारे मॉडल, एक मिनट, ओके, ये मैंने ऊपर से नहीं लिया, जस्ट अ सेकंड, ऊपर आ जाते हैं। तो जरा देखो, जरा यहां से पहले वाली कैटेगरी को उसने क्या कंसीडर करा, हैम, हैम और स्पैम, तो इसमें इसको भी क्या कंसीडर करा, और ये वाला पार्ट गाइस उसी का पार्ट है, डोंट वरी, ये एक्चुअली उसी का पार्ट था तीसरे वाले का। तो इसलिए यहाँ पर जो आउटपुट आए वो कितने आउटपुट आए, 3 आउटपुट आए। ठीक है, पहला 0 0 1, यहाँ पे आप कंपेयर कर लो 0 0 1, 2 हैम है, 1 स्पैम है। तो हम इस तरह से भी टेक्स्ट क्लासीफाई कर सकते हैं ना, फिल्टर आउट कर सकते हैं ना,
कि कौन सा वाला ईमेल हमारे लिए स्पैम होगा, कौन सा वाला ईमेल हैम होगा। इसलिए इसके बेसिस पे हमारे जीमेल के अंदर क्या लगा हुआ है, एक मशीन लर्निंग टेक्निक लगी है जिसको क्या कहते हैं, ईमेल फिल्टरिंग। ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। हम इसको दोबारा से भी कर सकते हैं, हम दोबारा से भी समझ सकते हैं, नो इशू। अगर डाउट हो तो आप पूछ। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन गाइस? What we don't use? ओके, मैं काम करता हूँ, मैं इसको पूरे से एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। नौ, वो तो हमारे ऊपर है, आप कुछ भी यूज कर सकते थे, गॉसियन बेस भी यूज कर सकते थे और वो भी यूज कर सकते थे। एग्जैक्ट वर्किंग क्या है? एग्जैक्ट वर्किंग ये है, देखो जैसे मेरे पास ये डेटा दे रखा है, एक ईमेल है, ईमेल में लिखा, एक ईमेल आया मेरे पास कुछ इस तरह का, हेलो कांग्रेट्स यू वॉन 50 करोड़ डॉलर या 50 करोड़ रुपीस, डॉलर में तो मिलियन और बिलियन में चला जाएगा, फ्रॉम XYZ फाउंडेशन। ठीक है, अब ये मेरे सिस्टम को कैसे पता होता है कि ये पर्टिकुलर मैसेज मेरा हैम कैटेगरी को बिलोंग करता है या स्पैम कैटेगरी को बिलोंग करता है? नहीं, वही तो देखो रवि, ये समझने की कोशिश करो ये यूज कहाँ होता है। आप ईमेल चलाते हो, ईमेल में कभी कभी क्या बोलता है कि भाई स्पैम फोल्डर में भी जाके चेक कर लेना कि स्पैम में ना चला गया हो। क्यों? इसका मतलब है उस मैसेज के अंदर कोई ऐसे वर्ड थे जो उसको स्पैम बना रहे थे, जैसे कि भाई आपने 50 करोड़ रुपीस फ्रॉम इस वाई इससे आपको मिले हैं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो इस तरह के मैसेजेस क्या होते हैं, स्पैम में चले जाते हैं। तो स्पैम और हैम को हमें फिल्टर आउट करना है। फिल्टर आउट करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि भाई आप कोई भी टेक्स्ट डेटा मशीन तो समझती नहीं है, तो उसको या तो एरे में कन्वर्ट करो या स्पार्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एरे और स्पार्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने एरे का फंडामेंटल आपको क्लियर कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, मैं फिर से भी कर देता हूं और आप देख भी लीजिए। ये देखो, जैसे मेरे पास कोई बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल समझाता हूं, जैसे मेरे पास एक बैग है, देखो ये कई सारे सेंटेंस है, इसमें कई सारे वर्ड हैं और ये सारे एरे में एक लिस्ट में दे रखे हैं और उसको डॉक्यूमेंट नाम से मैंने नाम दे रखा है। ठीक है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, एरे में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, मैंने काउंट वेक्टराइजर से इसको फिट कर दिया। जैसे मैंने फिट करा उसके बाद मैंने क्या करा, इसमें से हर एक यूनिक वर्ड को फीचर के नाम से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये फीचर के नाम से वर्ड निकल आया है, फीचर के नाम से मैंने क्या बनाई, इसकी एरे, एरे कन्वर्ट होगी 10 में। उसके बाद मैंने कहा यार हम एक काम करते हैं, हम इस एरे की मैट्रिक्स बनाते हैं फ्रीक्वेंसी वाली। ये फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स बन गई और फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये एरे बन के आई, जो आपको पता है, इतना आपको पता था। अब ये जो एरे होगी मेरे लिए कैसे करेगी, मेरे डेटा सोर्स के काम करेगी। तो जब ये एरे डेटा सोर्स के जैसे काम करेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले पार्ट में एक सिंपल ऑब्जेक्टिव अप्लाई करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा,
कि पहले मैंने अपना डेटा इंपोर्ट कराया, डेटा इंपोर्ट करा के मेरे को हैम और स्पैम मिला। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने लेबल क्रिएट करे, लेबल हैम और स्पैम के 0 1 में क्रिएट कर दिए। उसके बाद मैंने ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट कराई, तो मैंने ट्रेन टेस्ट में डिवाइड करे डेटा को। उसके बाद मैंने एक को फिट ट्रांसफॉर्म कराया, दूसरे को केवल ट्रांसफॉर्म कराया। फिट ट्रांसफॉर्म मतलब वो समझ जाए कि फिट ट्रांसफॉर्म में जो एरे आएगी वो स्पार्स मैट्रिक्स आएगी और वो कैसे आएगी, लेबल के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो मैंने इनको क्या करा, मैंने दोनों को कर लिया, ट्रेन टेस्ट को कर लिया ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने के बाद गॉसियन नेम बेस लगा सकते हो, मल्टीनोमियल नेम बेस लगा सकते हो। मैंने डेटा को फिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा फिट कर दिया। डेटा फिट करने के बाद मैंने प्रिडिक्शंस ली और प्रिडिक्शन से मैंने क्या लिया, एक्यूरेसी ली। ये मेरी एक्यूरेसी है। अब आप अगर चेक करना चाहते हो कि सपोज करो आपने कोई लाइन लिखी, जैसे आपके पास ये लाइन आई, आपके पास ये लाइन आई, जरा देख लो, आपके पास ये लाइन आई कि आपने एक टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट आपका ये है कि गो अंटिल एंड सो ऑन अवेलेबल एंड सो ऑन अ ग्रेट बफेट एंड सो ऑन एंड सो ऑन सो ऑन है। ये पूरा का पूरा डेटा आपके पास अवेलेबल यहाँ पे ये। अब आपको ये पता करना है कि ये जो मैसेज मेरे पास आया है, ये वाला मैसेज, ये हैम कैटेगरी को बिलोंग करेगा, स्पैम कैटेगरी को बिलोंग करेगा। तो मैंने इस मैसेज को रन कर लिया, मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने को, और इसके अंदर क्या कर लिया, प्रिडिक्शन करवा दिए। किसके बेसिस पे, नेम बाइस के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी कराया था। प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या आया, 0। 0 का मतलब ये क्या कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, हैम को। आप एक यहाँ पे रेफरेंस एरे भी ले सकते थे, अगर ये हैम को बिलोंग करे तो मतलब 0, और अगर ये स्पैम को बिलोंग करे तो 1। नाउ आप अगर फाइनल प्रेडिक्ट कराना चाहते थे कि आपका प्रेडिक्शन क्या आएगा, तो रेफरेंस के अंदर आप क्या ले सकते थे, अब ये जो आएगी वो तो एक एरे आएगी, सिंपल सी बात है। तो आप ये लिख सकते थे प्रेडिक्शन और इसके अंदर 0 है। तो जब आप इसको रन करा देते तो आपका क्या आता, भाई ये हैम है ना कि स्पैम। अब चलिए हम एक काम करते हैं, स्पैम वाले एक मैसेज को ट्रेस करते हैं। ये है मेरा स्पैम वाला मैसेज। मैं काम करता हूं, मैं इस पे लेता हूं, मैं इस वाले मैसेज को करता हूं कॉपी। तो जस्ट लेट मी अ सेकंड, लेट मी कॉपी दिस पर्टिकुलर मैसेज। ये है वो मैसेज जो मुझे लेना है। बाकी पूरे स्टफ को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो मैसेज है, अब दूसरे टेक्स्ट में मेरे को ये वाला मैसेज देना पड़ेगा। तो टेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला मैसेज ले लेता हूँ। ये मैसेज हो गया वो वाला। एंड आई एम गोइंग टू रन दिस। मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आ रहा है, अभी भी हैम दे रहा है। इसका मतलब भाई इसमें कोई ना कोई 98% एक्यूरेट है ना। 98% एक्यूरेट होने का मतलब क्या हो जाता, 98% एक्यूरेट होने का मतलब यही हो जाता है कि भाई जो आपका आउटपुट है ना, उसमें 2% कुछ एरर है। 2% एरर में आपका ये आ रहा है, देखो कि एक हैम को भी उसने क्या कंसीडर कर लिया, एक स्पैम को भी वो क्या बोल रहा है, हैम बोल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो मॉडल में 2% एरर था ना, 2% एरर था मॉडल में, वो उसका उसमें से 2% मतलब 100 में से 2 टाइम्स। तो वहां पे ये जो एरर मिला है वो यहाँ पे प्रेजेंट है ड्यू टू 2% ऑफ इफेक्ट इन एक्यूरेसी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। Any further question, any doubt? If any doubt, you can ask.
You can find according to the gesture of a person that he is happy or not. मतलब इमोशन, जो इमोशंस होते हैं ना, इमोशनल फिल्टरिंग भी आप इस तरह से कर सकते हैं, इमोशनल सेगमेंटेशन या क्लासिफिकेशन, इमोशनल क्लासिफिकेशन। बैक ऑफ वर्ड्स मॉडल एक तरह का मॉडल है जिसके बेसिस पर ये पूरा फंडामेंटल काम करता है। ये एक वर्ड है जिसके अंदर, ये एक बैग होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होते हैं जो अपनी एक फ्रीक्वेंसी कंटेन करके चलते हैं। स्पैम, अरे स्पैम का, अरे एग्जाम्पल स्पैम का लिया है ना मैंने, ये रहा एग्जाम्पल स्पैम का। अब उसको हैम क्लासीफाई कर रहा है ना, उसको हैम क्लासीफाई कर रहा है, ठीक है। अब वो हमारे हाथ में नहीं है। अब मैं करता हूं, मैं कई सारे स्पैम ले लेता हूं, देखो मैं इन 3 कैटेगरी को ले लेता हूं, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैं इन 4 कैटेगरीज को ले लेता हूं पूरा। मैं इन 4 कैटेगरी के डेटा को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे टी से इसको ले लेता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं काम करता हूँ, ये पूरी फाइल को ही ले लेता हूँ। ये मैसेज है ना, मैसेज वाली फाइल है पूरी। मैं काम करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ सिलेक्ट, पूरा तो नहीं, मैं इसको यहाँ से लेता हूँ और ये 24 ब्लॉक ले लेता हूँ 27 तक, ठीक है। इनको कर लेता हूँ कॉपी और इस वाली फाइल में, एक्सेल फाइल में कर देता हूँ पेस्ट। इस वाली फाइल में मैंने कर दिया इनको पेस्ट। अब ये मैसेज नाम से ये ब्लॉक, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। ये वाला जो ब्लॉक है उसमें क्या कर देता हूँ मैं, कलर फिलअप कर देता हूँ, ये मैसेज वाला है, ठीक है। नाउ मुझे क्या करना है, ये शीट 1 में मुझे इसका पाथ चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसका पाथ लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, डेटा शीट 1 में, मैं इसमें आके बैक आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव कर दिया, ये डेटा सेव हो चुका है। अब मैं काम करता हूँ, इस डेटा को हटाता हूँ, किसी और फाइल में डेटा था जो कि मेरा टेक्स्ट टाइप का डेटा था। आई विल से टेस्ट इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल कॉमा शीट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू शीट 1। और डेटा मैंने रीड कर लिया, रीड हो गया। उसके बाद क्या करा मैंने, टेक्स्ट को प्रिंट करके देखा, टेक्स्ट को रन कराया। टेक्स्ट को रन कराने से यहाँ पे देखो मेरे पास वो सारे स्टेटमेंट आ गए, ये आ गए। ओके, अब इसको क्या करता हूँ, हैम और स्पैम की कैटेगरी में फिल्टर आउट कर लेता हूँ। तो कुछ नहीं करता हूँ, ये लेता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं एक एरे ले लेता हूँ रिजल्ट की, रेस नाम से एक एरे बना लेता हूँ और इसको रेस में क्या कराता जाता हूँ, अपेंड कराता जाता हूँ। और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ रन कराया, उसके बाद ये वाला पार्ट रन करा दिया पूरा। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, इट इज सेइंग रेस अपेंड, ओके।
ओके 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 ओके, नो इशू एट ऑल। प्रिडिक्शंस तो मेरी एक लिस्ट आएगी, उस पर मेरे को एक लूप चलाना था। प्रिडिक्शन मेरी एक लिस्ट आएगी, उस पर मेरे को लूप चलाना था। फॉर आई इन प्रिडिक्शंस रेस डॉट अपेंड रेफरेंस के अंदर प्रिडिक्शन जाए, और ठीक है, और रेस्ट को हम प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे। लेट मी गोइंग टू रन दिस स्टफ। आउटपुट देख लेंगे इससे, जो आउटपुट आएगा। ओके, व्हाट हैपेंस, नेम प्रिडिक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये मेरे को एक ही हैम को दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें प्रिडिक्शन ना लेके आई ले लेता हूँ, क्योंकि बेसिकली मुझे आई के साथ चलेगा कि आई मेरा प्रिडिक्शन वाला है। What it is saying invalid variable, no issue at all। इस पार्ट को करते हैं, हटाते हैं, और एक सेकंड, और प्रिडिक्शन तो ऑलरेडी एक लिस्ट होगी जहां तक मेरा ख्याल है। प्रिडिक्शन तो ऑलरेडी एक लिस्ट होगी, तो प्रिडिक्शन को हम रन करके देख लेते हैं। अब आई एम गोइंग टू रन दिस ऑल। Now can you see that I just got something like this which doesn't replicate only। भाई मुझे तो पूरा डेटा चाहिए था। डेटा मतलब जो टेक्स्ट आया उसको मैंने प्रिंट करके देखा। भाई टेक्स्ट तो ये एक डेटा फ्रेम है, क्या ये डेटा फ्रेम है? तो हम इसमें चेक करते हैं इसका टाइप। ऐसे डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम में से अगर मैं टेक्स्ट निकालता हूं, तो वो टेक्स्ट कैसे निकालूंगा? इक्वल टू टेस्ट, और इसके अंदर से SMS_। अब ये निकल के आएगा सही डेटा। ओके, ये नहीं है तो शायद मैसेज के नाम से होगा। किस नाम से? जस्ट अ सेकंड, मैं कॉलम्स देख लेता हूँ। सर SMS मैसेजेस है सर। कॉलम्स, इसमें एक ही इंडेक्स है, और वो किस नाम से है? वो मैसेज नाम से है। मैसेज नाम से इंडेक्स है, तो टेक्स्ट में ये आ गया। रेस्ट को मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना दी, और टेक्स्ट मैंने यहाँ पर भेज दी ना। जब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो देखो मेरे प्रिडिक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, यस और नो? ये मेरी एरे आ रही है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें लूप चलाया, किसमें? फॉर आई इन, किसमें लूप चलाया? फॉर आई इन प्रिडिक्शंस में। आपको बिल्कुल रिजल्ट दूंगा, डोंट वरी, रिजल्ट अभी देता हूँ प्रिडिक्शंस। और उसके बाद क्या करा मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस एरे बनाई। रेफरेंस में लिया डिक्शनरी की, अगर 0 हो तो हैम हो, अगर 1 हो तो स्पैम हो। ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट सेइंग result डॉट अपेंड, और उस अपेंड के अंदर क्या करना चाहता हूं कि जो रेफरेंस वाले में क्या पास कर दूं? आई पास कर। अब रिजल्ट नाम से एक डेटा फ्रेम बना दूं, उसके अंदर सबसे पहले मैं क्या दे दूं? सबसे पहले मैं सबसे पहली डिक्शनरी बनाऊं, ये मेरे हैं प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन में क्या दूं? रिजल्ट वाली एरे, ठीक है, कॉमा, उसके बाद दूं मैसेज, और मैसेज में कौन सी वाली एरे दे दूं गाइस?
ये हो गया। उसके बाद क्या करा, मैंने इसको लिया, रन करा दिया, ये रन हो गया। मैंने इस रिजल्ट वाले डेटा फ्रेम क्रिएट करा, ये रिजल्ट वाला डेटा फ्रेम हुआ, और मैंने रिजल्ट को यहाँ पे, ऐसे मैंने रिजल्ट को प्रिंट करा तो देखो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया। मैं इसको हेड भी चेक करके कर सकता था कि मेरा स्पैम है या हैम है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो मेरे मॉडल ने ये बताया कि डेटा हैम में जा रहा है, स्पैम बन गई जैसा हमारा एक्चुअल डेटा था। पर हमारे पास अब ये प्रिडिक्शन वाला भी है और उसका सिस्टमैटिक फॉर। क्लियर हुआ? इसमें आप एक्चुअल भी ले सकते थे, मैं इसमें एक्चुअली प्रिंट करा सकता था। दिस पॉइंट इज क्लियर? एक्चुअल प्रिडिक्शंस मैसेजेस, whether it is a ham category or a spam category, yes or no? Okay, now जैसा कि आपने देख लिया, तो इसके साथ गाइस हमारा ओवर होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। With this we come to an end of supervised machine learning. I hope आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं एक और मैसेज फाइल दूंगा जिसमें न्यूज के बारे में होता है कि वो न्यूज फेक है या वो न्यूज रियल है, तो आपको उस पर काम कर लेना है। इसमें एक न्यूज, इसमें जो बेस्ट एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है, आप जिस पर काम कर सकते हो डेटा पे, वो न्यूज फिल्टरिंग का काम हो सकता है। आप जानते हैं आज के वर्ल्ड में फेक न्यूज बहुत उड़ती हैं और रियल न्यूज भी होती है, तो फेक और रियल के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं केस स्टडी। क्या होती है केस स्टडी? ये हो सकती है to predict or to filter out that the news is real or fake। ठीक है, न्यूज रियल है या न्यूज फेक है, आप इसके अकॉर्डिंग फिल्टर आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो गाइस आप लोग के पास डेटा है, अच्छा ओके। अब जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन सिस्टम्स। आप कितने लोग सिस्टम्स पर है? ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर ऑन सिस्टम। तो आपके पास ग्रुप में मैंने एक फाइल भेजी थी, यही वाली। तो अगर आपको उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लो। बट ना मैं आपको, अगर आपको फेक न्यूज का डेटा सेट चाहिए तो फेक न्यूज का डेटा सेट आपके पास कहाँ अवेलेबल होगा? आपके कैगल पर अवेलेबल होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे फेक न्यूज कैगल से देख सकते हैं। कैगल से फेक न्यूज डेटा सेट, यू कैन टेक फ्रॉम कैगल फेक न्यूज जो डेटा सेट है। तो यहाँ से आप फेक न्यूज का डेटा सेट ले सकते हैं कैगल से। ये रहा फेक न्यूज डेटा सेट, ये रहा डेटा सेट। और बेसिकली कंपटीशन है, तो आज आप इस कंपटीशन को भी फेस कर सकते हैं। ठीक है, 118 MB का डेटा होगा, तो आप एक काम करिएगा, ये फेक न्यूज का एक कंपटीशन चल रहा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके प्रेडिक्शन सही रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी हर एक चीज दे रखी है इसमें, टाइटल भी दे रखा है, न्यूज का ऑथर भी दे रखा है, किसने लिखा है, टेक्स्ट भी दे रखा है, अनरिलायबल एंड रिलायबल। आपको बेसिकली इसमें जो लेबल लेना पड़ेगा वो यहाँ का लेना पड़ेगा, किसके बारे में। मैं काम करता हूँ, मैं इसको डाउन करता हूँ। आपको जो मेन है, मेन फ्रेम आपका ये रहेगा कि आपका ये टेक्स्ट क्या है आर्टिकल का,
और आपका लेबल क्या है, आपको यही दोनों रखने। भाई किस ऑथर ने लिखा किसने नहीं लिखा ये मतलब नहीं है। हाँ ये का मतलब होगा कि वो ऑथर कितना ज्यादा स्पेसिफिक है इररेलेवेंट लिखने में। और आपको टाइटल भी कंसीडर करके चलना है, कभी कभी टाइटल भी फेक न्यूज को बिलोंग करा देता है। ठीक है, तो इस वाली अगर आप केस स्टडी को सॉल्व करेंगे तो इसमें टाइटल, आपका टेक्स्ट और आपका लेबल, ये 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल रहेंगे। 118 MB का डेटा सेट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं CSV को, और ये आप एज अ होमवर्क की तरह यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, आपको होमवर्क में क्या यूज कर लेना है। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है। कैगल पे जाना, कैगल पे यहाँ पे मिलेगा फेक न्यूज डेटा सेट, और फेक न्यूज डेटा सेट में आप ये कुछ रूल्स हैं इसके, कुछ नोटबुक है, कुछ डिस्कशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 12 टीम्स अब तक पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। 2 साल पहले का है ये डेटा, 2 साल मतलब 2018 में फेक न्यूज डिटेक्शन पे काम होता है, इसका यही मतलब होता है ना। You have unsupervised machine learning. अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है? अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या पढ़ेंगे, मैं पहले बिल्कुल स्पेसिफिक कर देता हूँ। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में जो आपके जो टॉपिक डिफाइन है वो क्लस्टरिंग डिफाइन है, और अनसुपरवाइज मशीन में जो आप लोग के लिए डिफाइंड टॉपिक है वो है एसोसिएशन रूल। तो ये 2 एल्गोरिथम्स बची हुई है। एक एल्गोरिथम है क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग में 2 एल्गोरिथम आती है। सबसे पहली एल्गोरिथम होती है जिसको कहते हैं सी मीन क्लस्टरिंग, पर बेसिकली सी मीन क्लस्टरिंग ना पढ़ के हम पढ़ते हैं के मीन क्लस्टरिंग, क्योंकि के मीन क्लस्टरिंग हमारी जो होती है के मीन प्लस प्लस होती है बेसिकली, तो हम ये भी लिख सकते हैं। सी मीन हम इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि सी मीन एक दूसरे पर ओवरलैप क्लस्टरिंग होती है, जबकि यहाँ पर क्लस्टर सेपरेट फॉर्म होते हैं, दूसरे होते हैं हायरार्की क्लस्टर या एज क्लस्टर्स। ये 2 एल्गोरिथम इसमें। एसोसिएशन रूल में हमारी पढ़ते हैं हम एप्रोरी रूल, जो कि जिसको और कहा जाता है मार्केट बास्केट एनालिसिस। भाई ये भी कहा जाता है मार्केट बास्केट एनालिसिस, किसको? एप्रोरी रूल। एप्रोरी रूल को मार्केट बास्केट एनालिसिस के नाम से भी जाना है। तो ये 2 पार्ट हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको इसमें एक चीज और बता दूंगा जिसको कहते हैं पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, नो रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग आपके टॉपिक में नहीं। भाई जो आपको सेट पर से टॉपिक मिला होगा वही तो कवर कराऊंगा ना, कि उसके बियॉन्ड चला जाऊंगा। Reinforcement machine learning is not your topic. It is a part of artificial intelligence rather than machine learning. Reinforcement machine learning होती है, but that is not the part of this particular syllabus. ठीक है, वो इस particular syllabus का part नहीं होता है, वो पूरी एक सेपरेट टॉपिक होता है, वो पूरा एक सेपरेट सिलेबस है, वो पूरा एक सेपरेट कोर्स है। रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग वो पूरा एक सेपरेट कोर्स है, क्योंकि वो डोमेन डिफाइन करता है न्यूरल नेटवर्क का, डीप लर्निंग का। ओके, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हमने तो नेटवर्क डिफाइन ही नहीं करे, यहाँ तो हम आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग कर रहे हैं। तो उस वे में हमारा क्या होता है? डिफरेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये हमारा गाइस जो लेफ्ट ऑन टॉपिक है। अब हाउ मेनी डेज इट विल टेक, आपका मैं सोच रहा हूँ इस बार सैटरडे संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास करके आपका बैच फिनिश जल्दी कर दूं। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पहले समझा देता हूँ होता क्या है, किस किस चीज में क्या होता है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग होती क्या है? अगर कोई बताना चाहता है तो ही कैन जस्ट राइट अ टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स। If anybody wants to answer the particular question, you can ask, you can write in the chat box. Unsupervised machine learning
लाइक पीके इन पीके मूवी। ये थोड़ा बहुत सही था। यस, मतलब सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, नियर अबाउट मैं तो सभी को सही कहूंगा भाई। ना तो हम यहाँ पे कोई इंटरेक्शन करेंगे डेटा के साथ, हम डेटा को बस क्या करेंगे, क्लीन आउट करेंगे। भाई देखो क्लीन आउट करना तो पड़ेगा, क्योंकि मशीन को यार बिना क्लीन आउट डेटा के वो समझ नहीं पाएगी। समझ लेगी, उसको एक और लेबल बना देगी। जैसे अगर आपने नहीं फिलअप करा तो इसको एक और में कंसीडर कर देगी, भाई ये वाले डेटा NaN वाले डेटा हैं, ठीक है। बट फिर भी हमें थोड़ा बहुत क्लीन करके देना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज दैट पर्टिकुलर स्टफ। अब जो स्टफ है हमारा वो क्या है, वो हमारा स्टफ ये है कि हाउ वी विल डिफरेंशिएट और हाउ वी विल नेगोशिएट अ पर्टिकुलर कंडीशन के सर ये वाले में हम क्लस्टरिंग से जाएंगे या ये वाले में हम मार्केट बास्केट एनालिसिस या एसोसिएशन रूल लगाएंगे। तो गाइस आपसे ना वो पूछेगा कि आपने क्लस्टरिंग कहाँ अप्लाई करी है। तो एग्जाम्पल में बात करता हूँ क्लस्टरिंग की, एग्जाम्पल की बात हो रही है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्लस्टरिंग कहाँ, आप बताओ एप्लीकेशंस कहाँ पर है क्लस्टरिंग के। किसी को कुछ याद आ रहा है एप्लीकेशन हम कहाँ लगा सकते हैं क्लस्टरिंग, मतलब डिवाइड करना ग्रुप्स में। वो सबसे ज्यादातर बेस्ट एग्जाम्पल जो आप सुनोगे वो ये सुनोगे, कस्टमर सेगमेंटेशन। किसी भी में कस्टमर सेगमेंटेशन या तो आप मॉल में ले लो या आप ई कॉमर्स वेबसाइट में ले लो या आप किसी भी और अदर फर्म्स में ले लो। तो इस तरह से क्या होंगे आपके कस्टमर सेगमेंटेशन चलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एसोसिएशन रूल, ये कहां पर अप्लाई होती है। आपने देखा होगा ना वॉलमार्ट जितने भी मॉल्स होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उनको उनकी इंटरडिपेंडेंसी फाइंड करने के लिए। इंटरडिपेंडेंसी मतलब जैसे सपोज करो आप किसी मॉर्निंग में शॉप पर गए और शॉप पर मिल्क सोल्ड होता है, मिल्क, ब्रेड और बटर, ठीक है। मतलब जैसे आप शॉप पर गए तो शॉप पर ये 3 प्रोडक्ट अवेलेबल है, मिल्क अवेलेबल है, बटर अवेलेबल है और क्या अवेलेबल है, ब्रेड, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, you have to consider or you have to find that कि अगर एक पर्सन आता है, a person buys a milk, so there is a somewhat or some dependency or interrelation that he will either buy butter or bread, yes or no। भाई इंटरडिपेंडेंसी है या नहीं। भाई बटर का तो नहीं कह सकता हूं पर इसके साथ ब्रेड तो खरीदेगा खरीदेगा, ठीक। ओके, if I say a person buys butter, then it is highly recommend that he or she can buy bread rather than milk, ठीक है। now a person buys bread, then there is an interdependency, he may also buy butter as well as milk, दोनों खरीद सकते। now a person buys milk, then it does not have any interdependency that he may buy red killer भाई कोई डिपेंडेंसी है क्या। तुम मिल्क लेने गए, तुमने कही यार चलो आज मिल्क के साथ ना बिस्किट की जगह रेड किलर पॉइजन खाए जाए, भाई ऐसा कभी हो सकता है, नहीं ना। तो सेम वे में हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट निकालते हैं जिसपे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी हो, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट नहीं भी बिकता है ना ज्यादा, वो भी दूसरा बंदा दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी देके खरीद ले। फॉर एग्जाम्पल मदर और एक छोटा बच्चा शॉपिंग मॉल में गए, तो सिंपल सी बात है, मदर कॉस्मेटिक सेक्शंस में गई, कॉस्मेटिक सेक्शन के बगल में ही चिल्ड्रन सेक्शन होता है, बच्चों का सेक्शन होता है। तो भाई बच्चा मम्मी को वहां खींच के ले जाएगा और जो चीज नहीं खरीदनी थी वो भी खरीद ली जाएगी।
सेम वे में जो मैन सेक्शन और चिल्ड्रन सेक्शन हमेशा बीच में रखा जाता है और मैन सेक्शन साइड से है, तो सपोज करो उसके फादर बियर लेने गए, अब बच्चा भी साथ में, तो ही विल ऑल्सो बाय अ टॉय और समथिंग लाइक दैट, तो बच्चा उनको वहां ले जाएगा। अब फादर केवल बियर के लिए गए थे, बट साथ में क्या ले आए, बियर के साथ वो टॉय ले आए या बच्चे के लिए कुछ ले आए। तो सेम वे में क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट को इंटरडिपेंडेंट बना देते हैं एक दूसरे के ऊपर, ताकि उनकी सेल या प्राइस, उनका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो। तो वो सारा किस में करते, एसोसिएशन रूल या मार्केट बास्केट एनालिसिस। इधर आपका कस्टमर सेगमेंटेशन आया। कस्टमर सेगमेंटेशन में आपके पास जो अवेलेबल है वो के मीन और सी मीन है। अब क्लस्टरिंग क्या होती है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो गाइस, क्लस्टरिंग में क्या होती है, जैसे सपोज करो हमारे पास ना कुछ कस्टमर दे रखे हैं, ये हमारे पास कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर के दो वे में कस्टमर हैं, एक तो है उनकी एनुअल इनकम और दूसरी है वो कितना स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो ये दो में एनुअल वो दे रखी है। अब देखो ये जो दे रखा है ना वो 1000 में दे रखा है, ठीक है। और स्पेंडिंग स्कोर है, स्पेंडिंग स्कोर जो दे रखा है वो 1 से 100 दे रखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। तो पहला जो कस्टमर है वो 100 ग्रैंड्स कमाता है, 200 ग्रैंड कमाता है, 150 ग्रैंड्स कमाता है, 160 ग्रैंड्स कमाता है, 180 ग्रैंड्स कमाता है, 153 ग्रैंड्स कमाता है। इसमें जो ये बंदा है इसका स्पेंडिंग स्कोर हम कहते हैं 10, अगर हम इसका स्पेंडिंग स्कोर 35 कहते हैं, 25 कहते हैं, और इसका स्पेंडिंग स्कोर हम कहते हैं 80, इसका स्पेंडिंग स्कोर इसी पर्टिकुलर बेसिस में हम कहते हैं कि इसका स्पेंडिंग स्कोर नियर अबाउट 39 हो गया, इसका स्पेंडिंग स्कोर 53 हो गया, इसका स्पेंडिंग स्कोर 69 होगा, इसका जो स्पेंडिंग स्कोर है वो नियर अबाउट टू 47 होगा, ठीक है। नाउ अब क्या करा, मैं सेगमेंट करूंगा ना, कस्टमर को सेगमेंट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, स्पेंडिंग स्कोर एनुअल इनकम के बेसिस पे करूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे 2 लेवल में सेगमेंट करे या 3 लेवल में सेगमेंट करे, एक तो हाई वाले, एक मीडियम वाले और एक लो वाले। तो सिंपल सी बात है, हाई वाले में कौन से आएंगे, यहाँ पे कस्टमर आईडी दे देता हूं, कस्टमर आईडी में क्या कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर लेता हूँ, इसको 4 कर लेता हूँ, इसको 5 कर लेता हूँ, इसको 6 कर लेता हूँ। कस्टमर आईडी हाई है, तो कौन सी वाली हाई है भाई, सेकंड वाली और 5th वाली, ओके। यहाँ पे कर देता हूँ कस्ट आईडी, यहाँ पे कर देता हूँ कस्ट आईडी, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मीडियम वाले में कौन से होंगे, मीडियम वाले में जो ये 47 और 53 और 47 वाले में 4 और 6, और लो वाले में कौन सी होगी कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी लो वाले में होंगी सारी की सारी 1st और 3rd। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, कस्टमर को सेगमेंट करते हैं। अब देखो इसके लिए जो डिस्काउंट होगा वो डिफरेंट होगा, सेम वे में जो इसके लिए डिस्काउंट होगा वो आपका डिफरेंट होगा, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, और जो इसके लिए डिस्काउंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। यस और नो, ये पॉइंट क्लियर हुआ। सेम वे में जब आप मॉल में जाते हो तो आपको 2 टी शर्ट एक ही कलर में होती, पर उनकी वैरायटी अलग अलग होती है और उनको अलग अलग प्राइस सेगमेंटेशन करा होता है। तो आप इसकी एक और एप्लीकेशन देख सकते हो जो ये यूज होती है, वो होती है प्राइस सेगमेंटेशन में। एक प्रोडक्ट 1000 का, वही एक प्रोडक्ट 10,000 का। भाई सूट है, एक जर्सी ले लो, एक जैकेट ले लो, एक जैकेट 5000 की आती है कैंटाबेल की, और वही एक जैकेट अगर मैं नॉर्मल चांदनी चौक से खरीदूं तो वो जैकेट नियर अबाउट कितने की, 200 to 300। वैरायटी सेम है, प्रोडक्ट क्वालिटी सेम है, ब्रांड का फर्क है बस, और वही ब्रांड हमारे लिए क्या होते हैं, प्राइस सेगमेंटेशन में है। तो ये पार्ट क्लियर होता है गाइस। यहाँ देखो अलग अलग क्लस्टर बनाए ना, अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलूं
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा कह सकता हूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता होगा कि पहला क्लस्टर ये बन गया, दूसरा क्लस्टर ये बन गया, तीसरा क्लस्टर ये बन गया। बट अगर मैं इसको और अच्छे सिस्टमैटिक ग्राफ की मदद से बनाऊं तो मैं काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं और यहां मैं ग्राफ प्लॉट करके देखता हूं। ये आया, यहां पे आया क्या, स्पेंडिंग स्कोर, और यहाँ पे एनुअल इनकम। यहाँ पे हम लिखते हैं एनुअल इनकम, और यहाँ लिखते हैं स्पेंडिंग स्कोर। ठीक है, स्पेंडिंग स्कोर लो है, एनुअल इनकम भी लो है। कस्टमर ये है, स्पेंडिंग स्कोर एवरेज है, एनुअल इनकम एवरेज है। एक क्लस्टर ये है, स्पेंडिंग स्कोर हाई है, एनुअल इनकम भी हाई है। एक क्लस्टर ये पर है, इस वाले क्लस्टर में कौन से थे, 2,5 पॉइंट, इस वाले में कौन से थे, 4,6 पॉइंट, इस वाले में कौन से थे, 1,3 पॉइंट। तो ये आ गए। इस तरह से हम क्या करते हैं गाइस, अपने कस्टमर को सेगमेंट। भाई देखो, ये वाले कस्टमर हमारे कौन से वाले कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है, जिनसे हमारा काफी ज्यादा अर्निंग होती है। ये मॉडरेट कस्टमर है। ओके, ये कैसे कस्टमर है, कम कमाते हैं, कम खर्च करते हैं, तो हम सोचेंगे इनको थोड़ा डिस्काउंट करके मॉडरेट बना लें। हम सोचेंगे इस वाले कस्टमर को इस वाले सेगमेंट में लाएं ताकि अपना रेवेन्यू जनरेट हो जाए। भाई ये तो खरीदेगा, इसको थोड़ा और इंक्रीज करना है, इसको थोड़ा और इंक्रीज करना है। अब इसमें क्या होते हैं, ऐसे कस्टमर भी हो जाते हैं जो इररेलेवेंट कस्टमर होते हैं, जो कि इस यहां पर बनाएंगे, जिनका जो यहां पर आते हैं, जिनका एनुअल इनकम तो काफी कम होता है पर स्पेंडिंग स्कोर काफी हाई होता है। मतलब जो क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा चलते हैं। तो क्रेडिट कार्ड वाली जिंदगी इंडिया में तो अप्लाई हो नहीं सकती, यूएस में सक्सेसफुल है, इंडिया इज नॉट गुड फॉर दैट। तो इंडिया में आई होप आप लोग इस कैटेगरी को बिलोंग करो, नॉट दिस। इस तरह से हम क्या करते हैं, कस्टमर सेगमेंट होते हैं। हर एक कंट्री के लिए अलग सेगमेंटेशन लगता है, एक सेगमेंटेशन नहीं है कि वो सारा का सारा कंट्री पे लगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो क्लस्टरिंग होती तो वो 3 तरह की, हम पढ़ते 2 तरह की, थर्ड वाली इररेलेवेंट होती है। अगर मैं बात करूं क्लस्टरिंग की, प्योर क्लस्टरिंग में, तो क्लस्टरिंग होती है के मीन, आपकी सी मीन होती क्या है, देखो मैं बता देता हूं अभी आपको समझ में जाएगा, पढ़ते क्यों नहीं है। देखो के मीन और सी मीन का मतलब, के मीन क्लस्टरिंग क्या होती है, इसको कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग। मतलब अगर सपोज करो 3 क्लस्टर बने तो 3 क्लस्टर सेपरेट बनेंगे, एक दूसरे से सेपरेट, ये होती है के मीन। इसको कहते हैं के मीन। जो सी मीन होती है उसमें क्या कहते हैं, उसमें क्लस्टर कैसे बनते हैं, ओवरलैप बनते हैं, ये होती है सी मीन। इसलिए हम नहीं पढ़ते क्योंकि क्लस्टरिंग करने या सी मीन ही हो जाएगी तो हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। और हायरार्की क्लस्टरिंग भी सेम ही होती, बस अप्रोच का प्रोसेस अलग है, अप्रोच का प्रोसेस इसमें अलग। ठीक है, के मीन, एच और सी मीन। नाउ द थिंग इज दैट कि सर इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं और क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, के मीन क्लस्टरिंग में हम क्या पढ़ते हैं, के मीन क्लस्टरिंग में क्या एप्लीकेशन लगती है और एच क्लस्टरिंग में क्या
ये आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेंगे ताकि आपको सरप्राइज ना हो जब आप पढ़ो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें मैं आपको लोग को पढ़ाऊंगा एल्बो मेथड। एल्बो मेथड मिलेगा आपको इसमें, और इसमें मिलेंगे डेंडोग्राम्स। ये कल पढ़ेंगे डेंडोग्राम क्या होते हैं, एल्बो मेथड क्या होते हैं, ठीक है। तो और इस वाले जो एसोसिएशन रूल में इसमें हम क्या, इसमें हम कोई एल्गोरिथम नहीं, हम इसमें क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे रूल्स जनरेट करते हैं। हम यहाँ करते हैं रूल्स जनरेट ऑन बेसिस ऑफ सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट। ये 3 पैरामीटर होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रूल्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा आने वाला टाइम का पार्ट है। 3-4 टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब। ज्यादा पार्ट नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। तो नाउ I can directly say that this particular stuff clustering can go for 2 days and this particular take 1 day। ये आपका 1 दिन का होता है, ये so total 3 to 4 days, 3 to 4 days max your class will go, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे जज करेंगे, इसमें आपकी केस स्टडी बताएगी। केस स्टडी, केस स्टडी में जब लिखा हो ना सेगमेंटेशन, दिमाग में समझ जाना कि भाई क्या लगाना है, क्लस्टरिंग लगाना है। जैसे आप स्पॉटिफाई यूज करते हो ना, स्पॉटिफाई में अलग अलग सॉन्ग्स के अलग अलग क्लस्टर बने हैं ना, सेम वे में वहां पे भी क्लस्टरिंग हुई है, बट वहां पे क्या है, वहां पे सॉन्ग क्लस्टरिंग हुई है। बेस्ड ऑन यूजर चॉइस। उसी तरह से आप YouTube चलाते हो ना, तो YouTube में आप देखते हो आपके क्लस्टर बने हैं बेस्ड अपॉन जॉनरास। जॉनरास मतलब कैटेगरी, यस और नो। तो ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे सेगमेंटेशन या क्लस्टरिंग के पार्ट हैं। तो दिस वे आप जज कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट।